इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, शेयर मार्केट के बेहतरीन वीडियो और संपूर्ण नेशनल पेंशन स्कीम की सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें मैंने कंप्लीट नेशनल पेंशन स्कीम पर आपके सभी प्रश्नों के जवाब के वीडियो दे दिए हैं। और इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स है जो आपको देखने को मिलेगी और अच्छे वीडियो हैं जिनसे आपका पैसा बचेगा भी और बनेगा भी, दोनों ही केस है। अभी हम चल रहे हैं सीसीएस एनपीएस रूल्स के अनुसार एनपीएस में कर्मचारी का क्या योगदान है, इसको देखने के लिए आज हम देख रहे हैं सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 रूल नंबर 6 1 to 5 मैं बता चुका हूं। आज हम रूल 6 की चर्चा करेंगे और रूल 6 क्या कहता है कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय अंडर सीसीएस। ये बताता है कि रूल 6 ये बताता है कि एनपीएस में कर्मचारी किस प्रकार से अपना योगदान देंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये है सारी कहानी। तो हम इस वीडियो को देखने चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 में ये टोटल 30 रूल दिए गए हैं। हम अभी 1 to 5 की चर्चा कर चुके हैं और आज छठे नंबर का रूल है कंट्रीब्यूशन बाय द सब्सक्राइबर टू द नेशनल पेंशन सिस्टम। इसी प्रकार सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 में 8 फॉर्म भी दिए गए हैं। इसमें सब्सक्राइबर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो शामिल नहीं किया गया है, वो अलग है। ये 8 फॉर्म उसके अलावा है। ठीक, अब देखते हैं हम। तो हमारा है रूल नंबर 6 कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय टू द नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इसका रूल नंबर 6 है ये, ठीक है। और इस रूल नंबर 6 में क्या क्या कंटेंट आने वाला है देखिए। हाउ मच कंट्रीब्यूशन, कितना हम कंट्रीब्यूशन करेंगे। अंडर सस्पेंशन, सस्पेंड हो जाते हैं तो उस दौरान हम क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे कर्मचारी। नो कंट्रीब्यूशन केस, ऐसा कौन सा केस है जिसमें हम कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। ड्यूरिंग डेपुटेशन, अगर डेपुटेशन पे है तो क्या एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होगा। एरियर्स ऑफ सैलरी, उसमें क्या, उस केस में क्या होगा कंट्रीब्यूशन। प्रोबेशन के केस में क्या होगा कंट्रीब्यूशन। ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस है हमारी तो उस केस में क्या कंट्रीब्यूशन होगा। लास्ट डेट ऑफ डिडक्शन, और भी बहुत कुछ होगा इसमें। तो चलते हैं इन सभी टॉपिक्स को देखने के लिए। ये रूल नंबर 6 है। अब हम इस रूल 6 के सब रूल्स देखेंगे, ठीक है। ये सीसीएस एनपीएस का रूल नंबर 6 है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके सब रूल्स, ठीक है, इसके पार्ट्स। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट 1 यानी कि सब रूल नंबर 1, द नेशनल पेंशन सिस्टम शेल वर्क ऑन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेसिस। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, एनपीएस जिसे हम स्कीम भी कहते हैं, वो एक पहले से डिफाइंड जो केंद्र सरकार तय करेगी उसके बेस पे कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। ए सब्सक्राइबर शेल कंट्रीब्यूट ऑफ 10% और सच अदर परसेंटेज एज मे बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ हिज एम्यूलमेंट्स टू द नेशनल पेंशन सिस्टम एवरी मंथ। अभी वर्तमान में भारत सरकार ने 10% कर रखा है कि केंद्रीय कर्मचारी हो या जो भी एनपीएस में है वो 10% कंट्रीब्यूशन करेगा एनपीएस में। किसका 10%? अपने इमोल्यूमेंट्स का। इमोल्यूमेंट्स क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इमोल्यूमेंट्स में 3 चीजें शामिल होती है। लोग कहते हैं 2 चीजें, मैं कहता हूं 3 चीजें शामिल होती है। कौन सी? सबसे पहला बेसिक पे आपकी, दूसरा आपका डियरनेस अलाउंस, और तीसरा केस उन लोगों के लिए है जिनके एप्लीकेबल होगा। मेडिकल ऑफिसर्स को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है। अगर मेडिकल ऑफिसर कोई है तो उस जो मेडिकल ऑफिसर है उसको जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है वो भी उसके एमोल्यूमेंट्स का ही हिस्सा माना जाएगा। तो अगर कोई मेडिकल ऑफिसर है तो उसका जो 10% कटेगा वो इन तीनों के बेस पे कटेगा, बेसिक पे, डीए और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। बाकी जितने भी लोग हैं उनका 2 बेसिस पे कटेगा, बेसिक पे और डियरनेस कितना मिलता है अलाउंस आपको, उसके बेस पे आपका 10% कटेगा यानी कि डिडक्ट होगा, ठीक है, एवरी मंथ। द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पेबल शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर रुपीज। और जितना भी अमाउंट बनेगा, मान लीजिए पॉइंट्स में बनता है तो उसे राउंड ऑफ किया जाएगा नेक्स्ट हायर रुपीज में। ध्यान रखना, नेक्स्ट हायर रुपीज में उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा बढ़ाकर। फिर सब रूल नंबर 2, if a subscriber had been under suspension, the subsistence allowance drawn during the period of suspension in a calendar month
shall be considered for emoluments for the purpose of this rule. अगर कोई सब्सक्राइबर, अगर कोई कर्मचारी सस्पेंशन में चल रहा है, ठीक है, सस्पेंड है इस वक्त, तो उसको जो सब्सिटेंस अलाउंस मिलता है, सब्सिटेंस अलाउंस जनरली जितनी आपकी सैलरी होती है, बेसिक पे होती है, उसका 50% मिलता है जनरली, ठीक है। इसके रूल्स अलग हैं, वो आप देख लेना। तो जितना भी सब्सिटेंस अलाउंस मिलता है ये फुल सैलरी से कम होगा, ये डेफिनेटली है, लगभग 50% होता है, इसके अलग अलग नियम हो सकते हैं। तो सब्सिटेंस अलाउंस को ही आपका इस केस में इमोल्यूमेंट्स माना जाएगा। ध्यान रखना, जब सस्पेंशन है, आपका सस्पेंड है, उस दौरान इमोल्यूमेंट्स का मतलब पे, बेसिक पे प्लस डीए नहीं है, बल्कि क्या है कि आपको जो सब्सिटेंस अलाउंस मिल रहा है उस महीने का, वो आपका इमोल्यूमेंट बन जाएगा और उसी के बेस पर आपका 10% फिर डिडक्ट होगा, ठीक है। फिर रूल नंबर 2 आगे चल रहा है, रूल नंबर 2 को ही आगे बढ़ा रहे हैं। कंट्रीब्यूशन में बी मेड बाय द सब्सक्राइबर एट हिज ऑप्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। सबसे खास बात, सस्पेंशन पीरियड में ये आपको छूट दी गई है कि आप चाहें तो कंट्रीब्यूशन करें एनपीएस में और आप चाहें तो ना करें, ये आपको पूरी तरह छूट दी गई है। लेकिन मेरी सलाह है कि आप कंट्रीब्यूशन जरूर करें, क्योंकि अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। क्लियर कर लेना, अगर आपने कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या कंट्रीब्यूशन करती है, उसके क्या रूल्स हैं, इसके अगले वीडियो में मैं उसकी कंप्लीट डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, तो आप इसका अगला वीडियो जरूर देखना, जो कि सरकार के द्वारा कंट्रीब्यूशन से संबंधित होगा। फिर आगे है, प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द फाइनल ऑर्डर पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी द पीरियड स्पेंट अंडर सस्पेंशन इज ट्रीटेड एज ड्यूटी और लीव फॉर विच लीव सैलरी इज पेबल। यदि आपका सस्पेंशन खत्म हो गया और उस सस्पेंशन पीरियड की इंक्वायरी सारी फिनिश हो गई और उस सस्पेंशन पीरियड को सरकार ने ड्यूटी मान लिया या लीव मान लिया, दोनों ही केस में अगर आपको कोई लीव सैलरी दी जाएगी, ध्यान से सुनना, अगर आपको इस सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी या लीव मानकर आपको अगर लीव सैलरी दी जाती है ना, तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशंस टू द नेशनल पेंशन सिस्टम shall be determined based on the emoluments which the subscriber becomes entitled to for the period of suspension। तो इस केस में आपको जितना भी आपका emoluments है, जो आप नए उसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये आपका अगर ये मान लिया जाएगा ड्यूटी पेबल, तो फिर सैलरी भी आपकी बढ़ जाएगी और सैलरी जो आपकी पुरानी वाली सैलरी थी वही सैलरी फिर सस्पेंशन पीरियड के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी और इस केस में फिर आपका जो भी डिडक्शन होगा वो उसके अनुसार लिया जाएगा। फिर आगे दूसरे का ही पार्ट है, अभी है द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू बी डिपोजिटेड एंड द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी डिपोजिटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। ध्यान दे, आपने सस्पेंशन पीरियड में डिडक्शन करवा दिया सब्सिटेंस अलाउंस के आधार पर, ठीक है, तो वो तो कम हुआ है डिडक्शन। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर सस्पेंशन पीरियड को वो मान लिया गया है ड्यूटी या लीव और आपको पेमेंट दी गई है फुल, तो फुल पेमेंट जो दी गई है, तो फुल पेमेंट के आधार पर ही फिर आपका क्या बनेगा, एनपीएस डिडक्शन भी बनेगा। तो पहले जो एनपीएस डिडक्शन काटा गया था वो तो सब्सिटेंस अलाउंस के आधार पर काटा गया था, इसलिए वो कम होगा, जाहिर बात है, ठीक है। तो टू बी डिपोजिटेड, तो अब जो डिपॉजिट किया जाएगा और ऑलरेडी डिपॉजिट किया जाएगा उसका डिफरेंस क्या होगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल बी क्रेडिटेड टू द इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर अलोंग विद इंटरेस्ट। तो मान लीजिए पहले आपकी सैलरी थी, मान लीजिए 100 रुपए था और उसके 5 रुपए 10% वैसे बनता है, लेकिन 10% मान लीजिए आपको सब्सिटेंस अलाउंस 100 रुपए मिला। मैं ध्यान रखना, सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, सब्सिटेंस अलाउंस की बात कर रहा हूं। 100 रुपए सब्सिटेंस अलाउंस था तो उसका 10% काट लिया, ठीक है। लेकिन अब वो 100 रुपए को इन्होंने क्या मान लिया, जो उस महीने को ड्यूटी मान ली या लीव मान ली और आपको फुल सैलरी दे दी, तो 100 रुपए नहीं आपकी सैलरी कितनी है फुल, 1000 रुपए। तो 100 रुपए पे तो आपका 10 रुपए कट गया था, और जबकि 1000 रुपए पे 10% कितना होता है, 100 रुपए। तो बाकी का 90 रुपए ये जमा करवाया जाएगा और उसके ऊपर आपको ब्याज भी दिया जाएगा, ठीक है। 90 रुपए आपका कट जाएगा, आपकी तरफ से 90 रुपए का और कंट्रीब्यूशन हो जाएगा और उस पर जो ब्याज बनेगा ना वो सरकार देगी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं,
The rate of interest for this purpose would be the rate of interest as decided by the government from time to time for the public provident fund deposits. और जो ब्याज दिया जाएगा वो पीपीएफ पर जो ब्याज होगा ना वो दिया जाएगा आपको। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की कंप्लीट सीरीज मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आपको इतने जबरदस्त वीडियो देखने को मिलेंगे कि आप चौंक जाएंगे कि इतने अच्छे फायदे हैं पीपीएफ के, तो वो जरूर सीरीज देख लेना। फिर अगला है सब रूल नंबर 3, नो कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द सब्सक्राइबर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी वेदर ऑन लीव और अदरवाइज फॉर विच नो पे और लीव सैलरी इज पेबल। सरल सी भाषा में, अगर आपको कोई पेमेंट नहीं मिली है, कोई लीव सैलरी नहीं दी गई है किसी महीने की, तो आपका कोई कंट्रीब्यूशन भी एनपीएस में नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी कोई लीव सैलरी आपको नहीं मिली है, कोई पेमेंट नहीं मिली है किसी महीने की, किसी कारणवश आप एब्सेंट हो गए थे, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से एनपीएस में नहीं जाएगा। तो नो कंट्रीब्यूशन नो सैलरी, इट मींस नो सैलरी नो कंट्रीब्यूशन। फिर आगे आते हैं रूल नंबर 4, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांसफर ऑन डेप्यूटेशन to a department or organization under the central government or the state government, अगर आपका ट्रांसफर होता है डेप्यूटेशन के रूप में, चाहे से डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, द सब्सक्राइबर शैल रिमेन सब्जेक्ट टू दीज रूल्स इन द सेम मैनर, तो भी आप जो अभी मैंने नियम बताए उसी नियमों के तहत ही आपका कंट्रीब्यूशन काटा जाएगा। एज इफ ही वाज नॉट सो ट्रांसफर or sent on deputation and will continue to contribute towards national pension system based on emoluments worked out in accordance with rule number sub rule 5 of rule 5। तो कहने का मतलब, अगर आप डेप्यूटेशन पे गए हैं तो भी वही रूल्स लागू होंगे जो पहले रूल्स लागू हो रहे थे। और कौन से रूल्स लागू हो रहे थे पहले? ये रहा रूल नंबर 5 का सब रूल 5 ये रहा। पे ड्रॉन बाय ए सब्सक्राइबर while on deputation in India shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule। तो डेप्यूटेशन पे जो आपको पेमेंट मिल रही थी वही पेमेंट आपका आधार बनेगी आपके एनपीएस डिडक्शन का, ठीक, और उसे एमोलुमेंट्स माना जाएगा। फिर अगला है सब रूल नंबर 5, कंट्रीब्यूशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड बाय द सब्सक्राइबर ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज शैल बी ट्रीटेड एज कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ इन विच द पेमेंट्स आर मेड। अगर आपको किसी महीने में पुराने महीनों का एरियर मिला है, तो जो एरियर मिला है ना उस पर वही रेट अप्लाई होगी जो उस करंट महीने की रेट है। जिस महीने में आपको एरियर मिला है उसी की बेसिक पे और डीए के अनुसार ही आपका डिडक्शन भी काटा जाएगा। ये नहीं है कि एरियर 6 महीने वाला पुराना था तो उस वक्त डीए अलग होगा, आपकी पे अलग होगी, ऐसे नहीं होगा। जो करंट में चल रहा है उसी के आधार पर ये काटा जाएगा, ठीक है। फिर छठा सब रूल, द सब्सक्राइबर शैल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशनल पेंशन सिस्टम ड्यूरिंग द पीरियड स्पेंट अंडर प्रोबेशन। अगर आप प्रोबेशन पीरियड में हैं तो भी कंपलसरी है एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना या कंट्रीब्यूशन करना। फिर है रूल नंबर 8, द ड्रॉइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर shall deduct the contribution from the salary of the government servant and, देखिए क्या कर रहा है, ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर डिडक्ट करेगा कंट्रीब्यूशन को, किसकी? आपकी सैलरी से, कर्मचारी की सैलरी से, एंड सेंड द बिल टू द पे एंड अकाउंट ऑफिसर को भेज देगा ये, और चेक ड्रॉइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर को भेज देगा, या एज द केस में भी जो भी केस लागू होगा, along with details of contribution deducted in respect of each subscriber on or before 20th day। 20 तारीख से पहले आपका 20 तारीख तक, सॉरी 20 तारीख से पहले नहीं, 20 तारीख तक आपकी डिडक्शन को काट लिया जाएगा और उसे आगे एंट्री कर दी जाएगी। फिर है रूल नंबर 9, ए सब्सक्राइबर में एड हिज ऑप्शन make contribution in excess of the contribution specified in sub rule 1 in accordance with the procedure laid down by the authority and the government। अभी मैंने कहा कि 10% कंट्रीब्यूशन होगा, वो मैंडेटरी है, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि और कंट्रीब्यूशन करें एनपीएस में तो आप अपनी इच्छानुसार कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर है रूल नंबर 10 का 1, ध्यान रखना ये रूल सब रूल चल रहे हैं सारे के सारे। अब सब रूल 10 का भी नंबर 1, द पे एंड अकाउंट ऑफिसर और द चेक ड्रॉइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, जो भी केस है, शेल प्रिपेयर एंड अपलोड ए सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूशन फाइल, एक सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूशन की फाइल अपलोड करेंगे, जो आपका कंट्रीब्यूशन कटेगा उसकी फाइल अपलोड की जाएगी, एंड जनरेट ए ट्रांजेक्शन आईडी, और एक ट्रांजेक्शन आईडी जो बनेगी उसे जनरेट किया जाएगा 25th डे ऑफ ईच मंथ, 25 तारीख तक। ये काम 25 तारीख तक समाप्त किया जाना आवश्यक है। फिर है सब रूल 10 का पार्ट 2, द पे एंड अकाउंट ऑफिसर और चेक ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, जो भी केस है, शैल रिमिट द कंट्रीब्यूशन टू द ट्रस्टी बैंक। अभी एनपीएस का ट्रस्टी बैंक कौन सा चल रहा है? एक्सिस बैंक अभी ट्रस्टी बैंक है एक्सिस का, भविष्य में चेंज हो जाए मुझे पता नहीं, ठीक है। तो उसमें आपका सारा कंट्रीब्यूशन जमा किया जाएगा थ्रू द अक्रेडिटेड बैंक बाय द लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ। प्रत्येक महीने के लास्ट वर्किंग डे तक आपका सारा कंट्रीब्यूशन जमा हो जाना चाहिए। किसके खाते में? जो एनपीएस का ऑथोराइज्ड ट्रस्टी बैंक है उसके खाते में। प्रोवाइडेड दैट द कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च शैल बी रिमिटेड ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। लेकिन मार्च का जो महीना है उसका कंट्रीब्यूशन मार्च में जमा नहीं होगा, बल्कि 1 अप्रैल को जमा किया जाएगा। यहां पे ये भी ध्यान देने वाली बात है, जितना भी मार्च में आपकी सैलरी बनी है उसका जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन होगा उसे फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल में जमा किया जाएगा, अप्रैल की पहली तारीख को, ठीक, वर्किंग डे को, पहली तारीख नहीं वर्किंग डे को, है ना। तो 10 का तीसरा पार्ट, इन केस ऑफ डिले, अगर कोई डिले हो जाता है in crediting of contribution to the individual pension account of the subscriber beyond the prescribed timeline due to factors not attributable to the subscriber, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, कर्मचारी की कोई गलती नहीं है, और फिर भी जो टाइमलाइन दी गई है उसके अनुसार कंट्रीब्यूशन को काटा नहीं जाता है और जमा नहीं करवाया जाता है, तो क्या होगा? द अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड to the individual pension account of the subscriber along with interest for the delayed period as determined in accordance with the rule number 8। तो रूल नंबर 8 में इसके नियम बताए गए हैं कि किस नियम के तहत आपका अमाउंट तो कटेगा और उस अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट बनेगा वो रूल नंबर 8 पर बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कर्मचारी का कोई रोल नहीं है, ये आपका ऑफिस देखेगा कि वो डिडक्शन करे, और अगर डिडक्शन करके वो लेट जमा कराता है तो उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, ब्याज पे करना होगा। और कौन सा ब्याज पे करना होगा? जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर ब्याज मिलता है वो ब्याज। तो ये है सारी कहानी किसकी? एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय अंडर सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 रूल नंबर 6 की। उम्मीद है मैंने इस संबंध में सभी आपको जानकारियां दी है। इसके बाद आएगा वीडियो एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर का लेके आएंगे, जिसमें हम एम्प्लॉयर की भी चर्चा करेंगे। तो आपको वो वीडियो भी देखना चाहिए क्योंकि वो भी आपके काम का वीडियो ही है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी प्लेलिस्ट चेक जरूर करें। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।